हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बिग डेटा यूनिट 3 और आपका पूरा यूनिट 3 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो जो लोग ITCS का ITCS हो गया, और जो आपका हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, और यहाँ पे UPS हो गया, वेबटेक हो गया, तो इन सभी का वन शॉर्ट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा करके देख लीजिए। अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हो 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, यह आपका है बिग डेटा यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपका है HDFS का चैलेंजिंग क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। अब यहाँ देखिए, जो आपका होता है HDFS, इसका फाइल साइज क्या होता है, यानी कि इसमें फाइल साइज क्या होता है, इसमें ब्लॉक साइज क्या होता है, और इसमें आपका डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, फिल्म क्या होता है, स्कोप क्या होता है, और यहाँ पे HDFS, इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अब यहाँ देखिए, हडूप में यहाँ पे कंप्रेशन क्या होता है, और यहाँ देखिए एब्रो क्या होता है, हडूप क्या होता है, और इसका सिक्योरिटी क्या होता है, ये बताना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप का मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इसका बेंचमार्क क्या होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए HDFS में यहाँ पे ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। और आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, वो आपका है डेटा इंगेजन क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, एकदम पूरा। अगर आप मेरा 3 भी लेक्चर देखते हो, यानी 1 से लेकर के 3 यूनिट तक, तभी आपका जान लीजिए बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, अगर ये सारे क्वेश्चन देखते हो तब। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए डिजाइन ऑफ दी HDFS। तो जो लोग यूनिट 1 और यहाँ पे यूनिट 2 नहीं देखे हो, तो सबसे पहले आप लोग जा करके उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए, इसका उपयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है, ताकि मान लीजिए अगर आपका यहाँ फेलियर आता है, यहाँ कोई फॉल्ट आता है, तो उसको यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है, यानी कि एक ही डेटा कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है। अब यहाँ देखिए, अगला आपका होता है कि इसमें यहाँ पे होता है क्या, कमोडिटी हार्डवेयर, यानी कि आपको यहाँ पे ज़्यादा ही एडवांस लेवल की जो आपका हार्डवेयर होता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा कॉस्टली हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, यह जो है सस्ते हार्डवेयर पर भी यह रन करता है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो आता है फॉल्ट टॉलरेंट, यानी कि जो आपका होता है HDFS, यह आपका बहुत ही हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है, यानी कि जो भी इसमें फॉल्ट आती है, जो भी इसमें फेलियर आती है, उस फेलियर को आसान तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे यूज होता है क्या, लो कास्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि कम दाम के यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, बड़े बड़े फाइल्स को, बड़े बड़े डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और जो आपका फाइल स्टोर होता है वो मल्टीपल मशीन पे होता है, ताकि यहाँ फेलियर आए लेकिन फिर भी उस फेलियर को आसान तरीके से रिकवर भी किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है प्रोसेस, वो आपको क्या होता है, पैरेलल प्रोसेस होता है, यानी कि आप एक ही समय में मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। ये आपका हो गया HDFS। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया था कल। अब यहाँ देखिए, फीचर ऑफ दी HDFS, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक ही फाइल यहाँ पे कई जगह स्टोर होती है। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है कि जो यहाँ पे होता है हडूप होता है, यह प्रोवाइड करता है क्या, कमांड इंटरफेस, ताकि यहाँ पे HDFS के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन बना रहे। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, यह जो बिल्डअप करता है नेम नोड को, और यहाँ पे डेटा नोड को, जिसकी सहायता से, यानी कि जो आपका होता है नेम नोड, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे क्लस्टर के लोकेशन को, क्लस्टर के जो आपका होता है कहाँ पे वो है, उसके स्टेटस को आप यहाँ पे आसान तरीके से चेक कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग एक्सेस टू फाइल सिस्टम डेटा, यह जो है प्रोवाइड करता है परमिशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण, ताकि यहाँ पे कोई चोरी ना कर पाए। जैसे कि आपका होता है इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, तो यहाँ क्या मांगता है, आपको यहाँ पे परमिशन मांगता है कि यहाँ पे जो जिसका यहाँ पे यूजर का मतलब जो ऐप है, क्या उसी का है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, मांगता है आपसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड हो गया, ID हो गया, तो इन सभी के बारे में। तो जो आपका होता है HDFS होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या,
फाइल परमिशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ कोई भी फॉल्ट या फिर फेलियर ना आए। ये आपका हो गया डिजाइन ऑफ दी HDFS और यहाँ पे इसका फीचर हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे HDFS का आर्किटेक्चर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है क्लाइंट होता है, नेम नोड होता है और यहाँ पे डेटा नोड होता है। तो जो आपका होता है क्लाइंट होता है सबसे पहले जाता है किसके पास, नेम नोड के पास जाता है। अब जो आपका होता है नेम नोड, इसमें क्या होता है, मेटा डेटा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा के बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास होती है। यानी कि जो आपका फाइल है, जो आपका डेटा है, उसका नेम क्या है, जो आपका फाइल है वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, किस जगह, यानी कि उसका लोकेशन को बताता है कि आपका जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, उस फाइल का नेम क्या है, उसका डुप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास होती है, ताकि यहाँ पे क्लाइंट आसान तरीके से उस डेटा को रीड और यहाँ पे राइट कर पाए। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो होता है ब्लॉक, देखिए ये जो आपको बना हुआ इस टाइप का इसे बोलते हैं ब्लॉक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेटा है फॉल्ट हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आसान तरीके से इसका जो होता है डुप्लीकेशन डेटा, तो उसकी सहायता से आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये आपका हो गया नेम नोड, यानी कि ये आपका है HDFS का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका है नेम नोड। इसमें क्या होता है, सभी नोड का क्या होता है, मास्टर वर्कर पैटर्न होता है। जिस प्रकार से क्लास में क्या होते हैं, टीचर होते हैं और सभी यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, तो इसका जो मेन पार्ट होता है कौन होता है, टीचर होता है। इसी प्रकार से जो आपका होता है नेम नोड होता है, तो सभी नोड का क्या होता है, एक यहाँ पे मास्टर वर्कर होता है और जो यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ देखिए नेम नोड क्या होता है, कंट्रोलर होता है और यहाँ पे HDFS के सभी को मैनेज भी करता है। तो ये आपका होता है मैनेजर भी होता है, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में बताता है आपका नेम नोड। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया नेम नोड, ठीक। देखिए सब चीज़ वही यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है डेटा नोड। तो जब यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे डेटा नोड में यहाँ पे स्टोर करता है या फिर ऐड करता है, तो तुरंत ये जो है रिट्राइव करता है किसके पास, नेम नोड के पास। यहाँ देखिए यहाँ जब भी कोई क्लाइंट इस डेटा नोड में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, तो तुरंत ही क्या करता है, यहाँ पे अनाउंस कर देता है कि भाई जो क्लाइंट है इन्होंने भाई साहब क्या किया है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है। तो तुरंत इनका जानकारी ये देता किसको, नेम नोड को यहाँ पे देता है, यानी कि रिट्राइव करता है। यहाँ देखिए रिट्राइव व्हेन दे आर टोल्ड टू बाय क्लाइंट आर नेम नोड। और यहाँ देखिए यह जो है रिपोर्ट करता है किसको, नेम नोड को। यानी कि जब भी यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर होती है इसके पास कौन, डेटा नोड के पास, तो तुरंत यह जो है रिट्राइव करता है नेम नोड को। ये आपका हो गया डेटा नोड, ठीक। और यह जो है क्या होता है, जो आपका होता है डेटा नोड, इसमें होता है कमोडिटी हार्डवेयर, यानी कि लो कास्ट हार्डवेयर, जो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, ब्लॉक को डिलीट करने के लिए और यहाँ पे ब्लॉक को यहाँ पे रिकवर करने के लिए, जिसे बोला जाता है रिप्लिकेशन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे जो आपका होता है नेम नोड, इसकी सहायता से क्या करता है, जो आपका ब्लॉक होता है, यहाँ देखिए ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ देखिए इस ब्लॉक को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, इसको यहाँ पे रिप्लिकेशन करता है, ताकि यहाँ कोई भी डेटा यहाँ फेल होता है उसको आसान तरीके से रिकवर किया जा सकता है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपका होता है ब्लॉक। तो जो होता है ब्लॉक की साइज होती है 128 MB होती है। इसका उपयोग किया जाता है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, यानी कि जो इसमें डेटा होता है उस डेटा को यहाँ पे रीड राइट किया जा सकता है। अगर यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पे डेटा, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे आपका डेटा बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 MB का डेटा यहाँ पे स्टोर करते हो, तो यहाँ पे केवल उतना ही MB का डेटा यहाँ पे स्टोर होगी। और यहाँ देखिए ये आपका हो गया ब्लॉक साइज 128 MB एंड टेक्स 5 MB स्पेस ओनली, यानी कि जितना आप यहाँ पे डेटा स्टोर करोगे उतना ही डेटा यहाँ पे क्या होगी, उतना यहाँ पे स्पेस लगेगी। ये आपका हो गया ब्लॉक। देखिए इसे ही बोलते हैं क्या, ब्लॉक बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है कितनी होती है, 128 MB होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका है HDFS, उसका बेनिफिट क्या है, उसका चैलेंजिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी यहाँ फॉल्ट आती है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक सही किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। बड़े बड़े फाइल को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, चाहे आपका फाइल मेगाबाइट में हो, गीगाबाइट में हो, उसको आसान तरीके से आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इसमें आपका क्या होता है, कमोडिटी हार्डवेयर होता है, यानी कि आप यहाँ का जो इसमें हार्डवेयर की कास्ट होती है बहुत ही लो होती है, फिर भी यह जो है रन कर लेता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा को रिकवर कर लेता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग डेटा एक्सेस होता है और बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आसान तरीके से यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है। इसका चैलेंजिंग क्या है कि यहाँ पे जो रूट होती है उस रूट को फाइंड करने में यहाँ बहुत ही डिफिकल्टी होती है और यहाँ जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्रिएट होती है।
और इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसका चैलेंजिंग होगा, आप यहाँ लिखेंगे इसका चैलेंजिंग क्या है कि यहाँ पे स्मॉल डेटा के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ देखिए इसका चैलेंजिंग क्या था पहले, जैसे जो आपका H3FS था जब ये नहीं आया था तो यहाँ क्या था, सिंगल मतलब ये क्या था यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे डेटा अगर यहाँ पे लॉस हो जाती थी पहले, जब यहाँ पे H3FS का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्या होता था कि इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो गई तो इसको यहाँ पे रिकवर नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ देखिए अगला आप लिखेंगे कि इसमें क्या है, इनएफिशिएंट क्लस्टर यूटिलाइजेशन है। और यहाँ पे अगला लिखेंगे द बिजनेस इंपैक्ट ऑफ द हडूप इनएफिशिएंसीज, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा आप यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगी बिजनेस। और यहाँ पे रियल टाइम, यहाँ देखिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आपका बिजनेस यहाँ पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका जो है एप्लीकेशन स्मॉल डेटा पे स्मॉल फाइल पे नहीं होता है, तो ये आपका हो गया चैलेंजिंग ऑफ दी HDFS। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे HDFS में फाइल साइज, यहाँ देखिए फाइल साइज और यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या होता है। देखिए ये जो आपका होता है फाइल साइज, ये क्या होता है, यह जो है सपोर्ट करता है या फिर डेटा को स्टोर करता है। यहाँ देखिए जो आपका होता है फाइल साइज होता है, यह जो है सपोर्ट करता है बड़े बड़े फाइल को यहाँ पे स्टोर करने के लिए, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ द साइज, लार्ज नंबर ऑफ द फाइल। और जो आपका होगा लार्ज नंबर वो भी आपका एक दो नहीं होगा, पूरा मिलियन में भी हो सकता है, तो उसको आसान तरीके से यहाँ पे सपोर्ट या फिर स्टोर किया जा सकता है, किसमें, फाइल साइज में। अब यहाँ देखिए ये जो आपकी होती है फाइल साइज, मैंने क्या बताया था, इसकी जो फाइल साइज होती है कितनी होती है, 128 MB होती है। लेकिन फिर भी ये मतलब फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 128 MB ही रहेगी, यह जो है इसका मतलब यहाँ पे कन्फिग्रेशन भी हो सकता है। कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है कि आप इसको कम बेसी भी कर सकते हो। यहाँ देखिए इसको यहाँ पे ए टिपिकली फाइल यदि 100 MB आर लार्जर, यानी कि या फिर 100 MB या फिर यहाँ पे उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम होता है एटलीस्ट होता है तो यहाँ पे 128 MB होता है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको शामिल क्या होता है, नेम नोड होता है। देखिए जो आपका होता है फाइल साइज, इसमें शामिल होता है नेम नोड। मैंने आपको बताया था कि नेम नोड क्या होता है, जो आपका फाइल होता है फाइल कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक, तो इसके बारे में बताता है नेम नोड, ठीक। और यहाँ पे यूजर को परमिशन यहाँ पे देता है, यूजर को ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, कौन, नेम नोड। अब यहाँ देखिए अगर आपकी फाइल, यहाँ देखिए ए फाइल इज कंसीडर स्मॉल इफ इट साइज इज मच लेस देन ब्लॉक साइज, यानी कि अगर आपका जो फाइल है, यहाँ देखिए अगर 128 MB से आपकी फाइल कम है तो क्या होगी, आपकी जो ब्लॉक साइज है वो बहुत ही मिनिमम होगी। तो यहाँ पे कंसीडर किया गया है अगर यहाँ पे 1 MB से 50 MB तक है तो आपकी फाइल क्या है, स्मॉल है। लेकिन जिसकी फाइल साइज होती है कितनी होती है, 128 MB होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक नंबर तरीके से फाइल साइज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए अगला आपका है ब्लॉक साइज। मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो लिखा होता है इस टाइप में, इसे बोलते हैं ब्लॉक, इसे बोलते हैं क्या, ब्लॉक बोलते हैं। ये आपका होता है डेटा नोड। तो डेटा नोड में क्या होता है, ब्लॉक होता है, इसकी साइज होती है 128 MB होती है। देखिए इसकी साइज होती है फिक्स होती है कितनी, 128 MB। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे इससे जो आपका होता है 128 MB इससे कम भी हो सकती है, यानी कि जो आपका होता है फिक्स साइज होती है, चाहे आपका 1 MB हो या फिर यहाँ पे 50 MB हो या फिर 100 MB हो, लेकिन इससे यहाँ पे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ देखिए आगे आप लिखेंगे कि यहाँ पे हडूप डिस्ट्रीब्यूट दिस ब्लॉक ऑन द डिफरेंट स्लेव मशीन। जो आपका हडूप होता है वो हडूप जो है इन सभी ब्लॉक को डिफरेंट मशीन पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि यहाँ पे कोई भी फेलियर आता है, कोई भी यहाँ पे फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को यहाँ पे रिकवर किया जा सके, ठीक। ये आपका क्या होता है, ब्लॉक साइज होता है, जिसकी साइज यहाँ क्या होती है, 128 MB होती है। और यहाँ पे आपका हो गया फाइल साइज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे डेटा रिप्लिकेशन क्या होता है। डेटा रिप्लिकेशन क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था आपको, यहाँ देखिए ये, यहाँ देखिए डेटा रिप्लिकेशन वही आपका है कि यहाँ जो डेटा है, एक ही डेटा यहाँ पे कई नोड पे यहाँ पे होगी, ताकि यहाँ पे कोई फॉल्ट आए उस फॉल्ट को यहाँ पे आसान तरीके से मैनेज और यहाँ पे रिकवर किया जा सके। देखिए ये आपका है डेटा रिप्लिकेशन। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, मैंने क्या बताया आपको कि एक ही डेटा जो आपकी होती है वो कई सारे नोड पे क्या होती है, इसकी जो कॉपी होती है, कई जगह इसकी डेटा यहाँ पे स्टोर होती है, ताकि आपका जो डेटा हो वो डेटा यहाँ पे क्रैश ना हो। इसकी जो फोटो कॉपी है, इसकी जो कॉपी है वो कॉपी यहाँ पे कई सारे नोड पे यहाँ पे शामिल होती है, ताकि आपको यहाँ पे जो क्रैशेस हो यहाँ पे फेल ना हो, जो आपका यहाँ पे डेटा हो वो डेटा यहाँ पे फेल या फिर लास्ट ना हो। यहाँ देखिए सेम ब्लॉक ऑफ द डेटा फ्रॉम अनदर नोड, यानी कि एक ही यहाँ पे ब्लॉक की यहाँ डेटा होती है वो कई सारे यहाँ पे नोड पे होती है, ताकि आसान तरीके से आप उसको मैनेज कर लो। कोई भी यहाँ फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट को आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। तो आपको क्या हो गया, डेटा रिप्लिकेशन हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेटा रिप्लिकेशन भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए,
अब यहाँ देखिए स्कूप में, फ्लूम में और यहाँ पे HDFS में, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपका स्कूप होता है यह जो है बल्क के लिए डिजाइन करता है डेटा इंपोर्टिंग एंड दी हडूप एंड एक्सपोर्टिंग बैक टू दी RDBMS। और जो आपका फ्लूम होता है इसकी सहायता से, यानी जो आपका स्ट्रीमिंग डेटा होता है, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे HDFS में डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कि यहाँ पे HDFS क्या होता है। HDFS क्या होता है, इसमें जो फाइल होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। HDFS में जो आपकी फाइल होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि आपका एक ही फाइल कई जगह यहाँ पे स्टोर होता है, ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम आए, कोई यहाँ फेलियर आए, उसको आसान तरीके से रिकवर किया जा सके। अब यहाँ देखिए स्कूप में क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टर बेस आर्किटेक्चर होता है, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा को जोड़ते हो, यानी कि यहाँ पे डेटा सोर्स को, यहाँ पे डेटा को आप यहाँ पे जोड़ते हो, किसकी सहायता से, कनेक्टर बेस की सहायता से। तो आपका स्कूप क्या होता है, इसमें होता है कनेक्टर बेस आर्किटेक्चर, जिसकी सहायता से डेटा सोर्स को डेटा से आप यहाँ पे फेच करते हो, मतलब आप यहाँ पे जोड़ते हो। अब जो आपका फिल्म होता है, जो आपका यहाँ फिल्म होता है, इसमें क्या होता है, एजेंट बेस आर्किटेक्चर होता है, यानी कि जिसमें कोड होता है, उस कोड की सहायता से आप यहाँ पे डेटा को जोड़ते हो, उसमें रिटर्न करते हो। देखो जो आपका फिल्म होता है इसमें क्या होता है, एजेंट बेस आर्किटेक्चर होता है, यानी कि आप इसमें कोड को लिख करके डेटा को फेच करते हो। ठीक, समझ में आया एक नंबर तरीके से। अब यहाँ देखिए HDFS क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, यानी कि आपका एक ही डेटा कई जगह स्टोर होता है, ताकि यहाँ कोई फॉल्ट आए उसको आसान तरीके से रिकवर किया जा सके। अब यहाँ देखिए स्कूप क्या होता है, स्कूप की सहायता से आप यहाँ पे कमांड को यहाँ इंपोर्ट करते हो। वी कैन इंपोर्ट डेटा HDFS, यानी कि जो आपका यहाँ पे स्कूप होता है, इसकी सहायता से आप यहाँ पे HDFS में आप यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करते हो। तो आपको यहाँ पे सहायता लेना पड़ेगा किसका, कमांड का। जो आपका यहाँ फिल्म होता है उसमें जो आपका डेटा फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे चैनल के द्वारा होता है, यानी कि HDFS में यहाँ पे डेटा फ्लो होता है, किसमें, फिल्म में, वो आपका होता है चैनल का प्रयोग करके आप यहाँ पे डेटा को फ्लो करते हो HDFS में। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है HDFS, इसमें क्या होता है, स्टोरेज डेस्टिनेशन होता है। अब जो आपका स्कूप होता है इसमें जो है इवेंट के द्वारा आप यहाँ पे ड्राइवन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपका फिल्म होता है इसमें इवेंट के द्वारा आप यहाँ पे ड्राइवन कर सकते हो। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है HDFS, इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे डेटा को कई जगह स्टोर करते हो, देखिए मल्टीपल सोर्सेज। अब यहाँ देखिए जो आपका स्कूप होता है इसमें क्या होता है, डेटा इंपोर्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर डेटा, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो स्ट्रक्चर डेटा के द्वारा इंपोर्ट होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बिकम सिंपल यूजिंग स्कूप, यानी कि स्कूप की सहायता से आप आसान तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए जो आपका स्कूप होता है इसमें क्या होता है, कनेक्टर होता है, यानी कि डेटा को कैसे यहाँ पे कनेक्ट करना है इसके बारे में जानकारी यहाँ पे होता है। डेटा को यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, किससे, डेटा सोर्स से, और यहाँ पे डेटा को कैसे यहाँ फेच करना है इसके बारे में जानकारी होता है स्कूप के पास। अब यहाँ देखिए फिल्म क्या होता है, फिल्म जो है लोड करता है किसको, डेटा, यहाँ देखिए एक सेकंड, जो आपका फिल्म होता है यह जो लोड करता है स्ट्रीमिंग डेटा को, जैसे कि आपका हो गया सर्वर हो गया, ट्विटर हो गया, तो यहाँ पे ट्वीट करके आप यहाँ पे डेटा को स्टोर यहाँ पे लोड करते हो। अब यहाँ देखिए HDFS क्या होता है, इसमें कई सारे होते हैं कमांड, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा स्टोरेज को आप यहाँ पे स्टोर करते हो। तो ये आपका हो गया स्कूप में, फिल्म में, HDFS में डिफरेंस हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे कंप्रेशन क्या होता है। तो कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है बड़े बड़े यहाँ फाइल को छोटे छोटे फाइल में यहाँ पे कंप्रेस करना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कंप्रेसर बोला जाता है। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए कंप्रेशन में होते हैं कई सारे स्टेज होते हैं। पहला आपका होता है इनपुट फाइल को कंप्रेस करना, और यहाँ मैप आउटपुट को यहाँ पे कंप्रेस करना, और यहाँ पे आउटपुट फाइल को यहाँ पे कंप्रेस करना। अब यहाँ देखिए कंप्रेशन में होते हैं कई सारे फॉर्मेट होते हैं। पहला आपका होता है डीफ्लैट होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है एल्गोरिथम को यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए। और जो आपका होता है डीफ्लैट होता है, यह जो है यूज होता है किसके द्वारा, gzip कंप्रेशन के द्वारा यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है कंप्रेस करने के लिए। यहाँ देखिए जो आपका होता है gzip, तो इसी के द्वारा यहाँ पे डीफ्लैट क्या करता है, यहाँ पे एल्गोरिथम को यहाँ पे कंप्रेस करता है। अब यहाँ जो होता है डीफ्लैट, इसका होता है एक्सटेंशन .dflat होता है, .dflat होता है। नेक्स्ट आपका है gzip, इसका उपयोग क्या होता है, यह जो है जो आपका होता है gzip फॉर्मेट, यह जो है बेस होता है किस पे, डीफ्लैट पे बेस होता है, डीफ्लैट पे बेस्ड होता है, लेकिन यह जो है बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्रेस नहीं करता है। अब यहाँ देखिए gzip का होता है एक्सटेंशन, वो आपका होता है .gz, यानी कि gzip का फाइल नेम एक्सटेंशन होता है .gz होता है। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पे अगला होता है फॉर्मेट, वो आपका है bzip2। ये क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है बहुत ही हायर कंप्रेशन करने के लिए, यानी कि हायर कंप्रेशन रेशियो को
प्रोवाइड करता है, लेकिन जिसका रेशियो होता है, जिसका यहाँ पे स्पीड होता है कंप्रेस करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, बहुत ही यहाँ पे स्लो होता है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे होता है BZIP2, ये क्या होता है, स्प्लिट टेबल होता है, स्प्लिट टेबल होता है, यानी कि यह जो है डिवाइड करता है। अब यहाँ देखिए BZIP2 का यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, यहाँ देखिए .BZ2। अब आगे देखिए, आगे आपका है कंप्रेशन, वो आपका है स्नैपी। तो यह जो है गूगल के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्नैपी कंप्रेसर को, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे डीकम्प्रेशन करता है, लेकिन जिसकी रेशियो होती है बहुत ही कम होती है। और जो आपका स्नैपी होता है वो यहाँ पे स्प्लिट टेबल नहीं होता है, यानी कि यह डिवाइड नहीं करता है। इसका यहाँ पे एक्सटेंशन होता है .स्नैपी। अगला आपका है LZO, तो यह भी यहाँ पे स्नैपी की तरह होता है, सारा वर्क ये इसका सेम होता है। जो यहाँ पे LZO है इसका और यहाँ पे स्नैपी का, इन दोनों का वर्क यहाँ पे सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपका होता है LZO, यह जो है इंडेक्स के रूप में यहाँ पे डिवाइड करता है फाइल को, कंप्रेस करता है, यहाँ देखिए स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है। और इसका यहाँ पे होता है कंप्रेशन .LZO होता है। अब यहाँ देखिए इन सभी का दिया गया यहाँ पे कोड क्लासेस दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा इसके बारे में, लेकिन यह जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग केवल इसका फॉर्मेट और इसका यहाँ पे स्टेज के बारे में लिख सकते हो। देखिए ये आपको हो गया फॉर्मेट और यहाँ पे स्टेज, तो ये आपको हो गया कंप्रेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सीरियलाइजेशन क्या होता है। तो इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में ट्रांसफर करने के लिए या फिर बाइट स्ट्रीम से स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, इसे बोला जाता है सीरियलाइजेशन। और यहाँ पे बाइट स्ट्रीम से स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करना या फिर ट्रांसफर करना, उसे बोला जाता है डीसीरियलाइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए इसमें होते हैं दो मेथड, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए यहाँ होते हैं दो एरिया आपका होता है। पहला आपका होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दूसरा आपका होता है परमानेंट स्टोरेज होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एब्रो क्या होता है। तो जो आपका होता है एब्रो, इसका उपयोग किया जाता है बाइनरी को क्रिएट करने के लिए, बाइनरी को क्रिएट करने के लिए या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एब्रो का यूज किया जाता है। तो जो आपका होता है एब्रो होता है वो क्या होता है, ये लैंग्वेज नेचुरल डेटा सीरियलाइजेशन सिस्टम होता है, जो ये क्रिएट करता है किसके रूप में, बाइनरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे होता है कंप्रेसिबल और यहाँ पे होता है आपका स्प्लिटेबल, यानी कि आप यहाँ पे डेटा को डिवाइड करते हो। और जब हम लोग यहाँ पे एब्रो को यहाँ पे मैप रिड्यूस में इनपुट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका होता है मैप रिड्यूस जॉब बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे बहुत ही फास्ट के रूप में यहाँ पे काम करने लगता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है एब्रो होता है वह जो है प्रोवाइड करता है रिच डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका हो गया यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड दैट कंटेन्स एरे, और यहाँ पे होता है इनरूमेटेड टाइप एंड सब रिकॉर्ड, यानी कि आप इसकी सहायता से बहुत ही जो आपका रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और यह जो प्रोवाइड करता है रिच डेटा स्ट्रक्चर को। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है हडूप, तो हडूप में डेटा को सीरियलाइज करने के लिए आप यहाँ पे उपयोग करते हो किसका, एब्रो का प्रयोग करते हो। अब यहाँ देखिए एब्रो का फीचर क्या है। तो यह जो है मैंने क्या बताया था, ये जो आपका एब्रो होता है ये लैंग्वेज नेचुरल डेटा सीरियलाइजेशन सिस्टम होता है, और यह जो प्रोसेस होता है कई सारे लैंग्वेज के द्वारा यह जो है प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका हो गया सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रवि आपका हो गया। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है एब्रो होता है यह क्रिएट करता है किसको, बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट को क्रिएट करता है, जो यहाँ पे कंप्रेस भी करता है और यहाँ पे इसको डेटा को यहाँ पे डिवाइड भी करता है। अब यहाँ देखिए यह जो है सेल्फ डिस्क्राइबिंग फाइल नेम को यहाँ पे क्रिएट करता है, यानी कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग फाइल नेम एब्रो डेटा फाइल को क्रिएट करता है, जिसमें आपको क्या होता है इन विच इट स्टोर डेटा अलॉन्ग विद स्कीमा, यानी कि स्कीमा के बेस में जो आपका डेटा होता है यहाँ पे स्टोर होता है। और यह जो है जो आपका एब्रो होता है यह जो यूज़ करता है किसमें, रिमोट प्रोसीजर कॉल को ड्यूरिंग RPC क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज स्कीमा, यानी कि RPC के दौरान जो यहाँ पे स्कीमा होता है, जो स्कीमा होता है यहाँ पे क्या करता है, चेंज करता है, या फिर यहाँ पे स्कीमा को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इन दी कनेक्शन ऑफ दी हैंडशेक। ये आपका हो गया फीचर और ये आपका हो गया एब्रो हो गया। तो पूरे जो आपका होता है सिस्टम उसको ये बाइनरी के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया एब्रो, ये आपका हो गया एब्रो फीचर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एब्रो का वर्किंग कैसे होता है। तो एब्रो की वर्किंग करने के लिए यहाँ होते हैं 4 स्टेप। पहला आपका स्टेप होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे स्कीमा को क्रिएट करोगे। दूसरा आपका स्टेप होता है कि स्कीमा को क्रिएट करने के बाद आप स्कीमा को रीड करोगे। तो रीड करने के लिए आप होते हैं 2 मेथड। पहला आपका होता है कि आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास को क्रिएट करोगे, और दूसरा आपका होता है कि स्कीमा को रीड करने के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे पार्सर लाइब्रेरी का। अब यहाँ देखिए सबसे पहले स्कीमा को रीड करने के लिए आप यहाँ पे क्लास को जनरेट करोगे।
तो एब्रो के द्वारा आप यहाँ पे स्कीमा को कंपाइल करोगे, तब यहाँ पे आपका क्लास जनरेट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे स्कीमा को रीड कर सकते हो। दूसरा आपका होता है पार्सल लाइब्रेरी, इसका उपयोग करके आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कीमा को रीड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका स्टेप होता है कि आप यहाँ पे डेटा को सीरियलाइज करोगे, और उसके बाद आपका होता है लास्ट स्टेप, वो आपका होता है डेटा को डी सीरियलाइज करना। ठीक, किसका उपयोग करके? डी सीरियलाइजेशन का उपयोग करके आप यहाँ पे डेटा को डी सीरियलाइज करोगे। अब यहाँ देखिए डेटा को सीरियल करने के लिए आप यहाँ पे सहायता लोगे किसका? एब्रो का। तो ये आपका हो गया वर्किंग ऑफ दी एब्रो, जिसमें होते हैं 4 स्टेप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्लस्टर सेटअप और यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर को सेटअप करने के बाद आपके यहाँ होता है नेक्स्ट स्टेप, वो आपका होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ होते हैं कई सारे मेथड होते हैं। पहला आपका होता है इंस्टॉलिंग जावा। तो यहाँ देखिए जावा में आप यहाँ पे यूज करते हो जावा वर्जन को, तो आपको यहाँ पे कंफर्म करता है कि यहाँ पे जावा सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और आप यहाँ पे क्रिएट करते हो हडूप यूजर को। ठीक, आगे देखिए, आगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे हडूप की यूजर को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे हडूप को इंस्टॉल करते हो, यानी कि डाउनलोड हडूप पैकेज, उसके बाद एक्सट्रैक्ट दी हडूप टार फाइल, और यहाँ पे चेंज दी ओनर ऑफ दी हडूप फाइल, यानी कि जो यहाँ पे हडूप की फाइल है उसकी ओनर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो टू बी हडूप यूजर एंड द ग्रुप, उसके यूजर को, उसके ग्रुप को। अब यहाँ देखिए जब आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया तो आप यहाँ पे क्या करते हो? टेस्ट करते हो कि आपकी मशीन में जो आपका यहाँ पे क्लस्टर है उसमें यह जो है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में, इसका वर्किंग क्या है इसके बारे में आप यहाँ पे चेक करते हो। ये आपका हो गया पूरा क्लस्टर एंड दी क्लस्टर सेटअप एंड दी इंस्टॉलेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे हडूप में सिक्योरिटी क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए हडूप में सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैरबेरोच का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है क्लाइंट होता है, यहाँ जो आपका होता है क्लाइंट, और यहाँ आपका होता है सर्वर होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ जो क्लाइंट होता है इसको यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे होते हैं 3 स्टेप होते हैं, जो कि यहाँ पे जब यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है तो इसको देना पड़ेगा टिकट, यानी कि इस टिकट की सहायता से इसको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि यह जो है ताकि इसको जो है कोई स्पैम ना कर पाए। जैसे कि आपको होता है इंस्टाग्राम होता है, यहाँ पे आपको OTP नंबर देना पड़ता है, यूजर ID देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ होते हैं 3 स्टेप, देखिए 3 स्टेप होते हैं। पहला आपका होता है ऑथेंटिकेशन करना, यानी कि यहाँ पे यूजर को दिया जाता है क्या? TGT, यानी कि यहाँ पे टिकट ग्रांटिंग टिकट दिया जाता है। और दूसरा आपका होता है ऑथराइजेशन, यानी कि इसमें जो है जो क्लाइंट होता है, यह क्लाइंट यहाँ देखिए जब यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्या? TGT। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ पे क्लाइंट का यूज करके तब वो यहाँ पे इंटर करता है। तो ये आपका हो गया हडूप में सिक्योरिटी हो गया। इसमें होते हैं 3 स्टेप, पहला आपका होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा आपका होता है ऑथराइजेशन होता है, और तीसरा आपका होता है सर्विस रिक्वेस्ट। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे हडूप में जो आपका यहाँ दिया गया है HDFS, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, तो पहला आपका होता है, पहला यहाँ देखिए मेटा डेटा को बैकअप करने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे जो आपका डेटा होता है उस डेटा को कई प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे डेटा को स्टोर करोगे। यहाँ देखिए जो आपके यहाँ डेटा होता है इस डेटा को यहाँ पे कई जगह है स्टोर करोगे ताकि यहाँ पे कोई आपका क्रैश ना हो, डेटा यहाँ पे लॉस्ट ना हो, उस डेटा को आप यहाँ पे रिकवर कर सको। ये आपका होता है मेटा डेटा बैक। और दूसरा आपका होता है डेटा बैकअप, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा यहाँ पे लास्ट हो जाता है तो उसको आसान तरीके से यहाँ पे डेटा यहाँ पे रिकवर हो जाता है। तो यानी कि मेटा डेटा को बैकअप करके और डेटा को यहाँ पे बैकअप करके आप आसान तरीके से HDFS को मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इन हडूप क्लस्टर वी नीड टू ऐड आ रिमूव नोड, यानी कि टाइम पे हम लोग यहाँ पे नोड को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दिया गया एग्जाम्पल टू ग्रो दी स्टोरेज अवेलेबल टू कलस्टर विद कम्बिनेशन न्यू डेटा न्यू नोड, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे नोड को यहाँ पे रिमूव करना हुआ तो हम लोग यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। पीछे अगर आप लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर देखे होंगे HDFS का तो आपको यहाँ पे पता होगा। तो ये आपका हो गया डेटा को मेंटेन करने के लिए यहाँ होते हैं मेटा डेटा बैकअप, दूसरा आपका होता है डेटा बैकअप होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपको क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे हडूप बेंचमार्क क्या होता है। तो पहला यहाँ देखेंगे, देखिए जो आपका होता है हडूप बेंचमार्क, इसका उपयोग किया जाता है जो भी यहाँ पे होता है HDFS। तो इसमें जो यहाँ पे स्ट्रेस आता है
यानी कि जब हम लोग यहाँ पे डेटा को परफॉर्म करते हैं तो जी उसमें जो है बाधाएं आती है, इसमें जो स्ट्रेस आता है तो उसको क्या करता है, डिस्कवर करता है। तो इसमें आपका होता है कुछ बेंचमार्क होता है। पहला दिया गया है टेस्ट DFSIO। ये क्या करता है, DFS को यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए रीड करता है और यहाँ पे राइट करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका उपयोग किया जाता है जब यहाँ पे डेटा को परफॉर्म किया जाता है किसमें, नेटवर्क पे। तो जो इसमें आते हैं बॉटल नेक्स, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें बाधाएं आती हैं उस बाधाएं को यह डिस्कवर करता है। यानी कि डेटा को परफॉर्म करने के लिए पूरे नेटवर्क पे जिसमें स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस यहाँ क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। ये आपका हो गया टेस्ट DFSIO। इसका यहाँ दिया गया कमांड, ये कमांड अपने एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे दिया गया आपका जो आपका होता है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है अगला बेंचमार्क, वो आपका है टेरासाट। देखिए टेरासाट, इसका उपयोग किया जाता है सॉर्ट करने के लिए। यानी कि जो आपका होता है मैप रिड्यूस और यहाँ पे DFS, इसको क्या करता है, सॉर्ट करता है, ताकि यहाँ पे आसान तरीके से आप यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर पाओ, डेटा को परफॉर्म कर पाओ, आप डेटा को यहाँ पे टेस्ट कर पाओ। तो इसका उपयोग किया जाता है टेस्ट करने के लिए जिसमें स्ट्रेस आती है। अब यहाँ देखिए दिया भी गया है कि इन ऑर्डर टू मेजर द कैपेबिलिटीज ऑफ डिस्टर्बिंग एंड द मैप रिड्यूसिंग फाइल इन द क्लस्टर। अब यहाँ देखिए टेराकोटा में आपका जो होता है बेंचमार्क होता है, इसमें होते हैं 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। पहला आपका होता है टेराजेन होता है, दूसरा आपका होता है टेरासाट होता है और तीसरा आपका होता है टेरा वैलिडेट होता है। तो टेरा जो जेन होता है ये जो है रैंडम डेटा को जनरेट करता है और जो आपका होता है टेरासाट होता है यह जो है मैप रिड्यूस की सहायता से यह जो है स्टार्ट करता है। अब जो लोग डायग्राम देखे होंगे, जो लोग यहाँ पे मैप रिड्यूस का डायग्राम देखे होंगे, मैं बताया था आपको यूनिट 2 में, तो आप आसान तरीके से इसके बारे में आपको दिमाग में सारा चीज़ चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका है टेरा वैलिडेट। इसका उपयोग किया जाता है यूज टू वैलिडेट दी आउटपुट। अब इन सभी का दिया गया कमांड कि अगर आप याद हो सके तो अपने एग्जाम में बना दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपको क्वेश्चन दिया गया कि डेटा इंजेक्शन क्या होता है। तो डेटा इंजेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप डेटा को प्रोसेस करते हो या फिर डेटा को एनालाइज करते हो। तो यहाँ देखिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे आप डेटा को, यहाँ देखिए एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे आप डेटा को ट्रांसफर करते हो, किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए और यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ देखिए डेटा इंजेक्शन के चैलेंजिंग क्या क्या है। यहाँ देखिए जो आपका होता है डेटा इंजेक्शन, तो इस समय क्या होता है, जो आपका डेटा सोर्स होता है वो कई सारे फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर होता है। यानी कि इस समय डेटा सोर्स आर इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड प्रोड्यूस डेटा इन दी हाई वेलोसिटी, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए डेटा इंजेक्शन क्या होता है, हडूप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एट डेटा सोर्स एंड दी प्रोसेसिंग आर दी नाउ इन बैच स्ट्रीम, यानी जो आपका डेटा होता है यहाँ प्रोसेस होता है किसके रूप में, बैच में, स्ट्रीम में और यहाँ पे रियल टाइम। एंड दिस इंक्रीज दी कॉम्प्लेक्सिटी एंड दी मैनेजमेंट, और यह जो है कॉम्प्लेक्सिटी को और यहाँ पे मैनेजमेंट को इंक्रीज करता है। अब यहाँ देखिए डेटा इंजेक्शन के यहाँ पे चैलेंजिंग क्या क्या है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला चैलेंजिंग, एक सेकंड, पहला आप लिखेंगे कि मल्टीपल सोर्स इंजेक्शन होता है, दूसरा आपका होता है रियल टाइम इंजेक्शन होता है और तीसरा आप लिखेंगे स्केलेबिलिटी होता है और यहाँ पे चौथा लिखेंगे कि यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होता है और आप यहाँ लिखेंगे डेटा क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे डेटा का, देखिए ये जो शब्द है इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ किसमें, यूनिट 2 में। तो जो लोग नहीं देखो पिछले लेक्चर वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पीछे वाला लेक्चर देखते हो तभी सारा शब्द आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी क्या होता है, रियलिबिलिटी क्या होता है और यहाँ पे रियल टाइम इंजेक्शन क्या होता है, इन सभी के बारे में। अगर आप पिछला लेक्चर देखते हो तभी सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मैं पीछे वाला लेक्चर बता रहा हूँ इन सभी के छोटे छोटे शब्द, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज आपका बिग डेटा का यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना है।